स्वागत है सभी दोस्तों का विकास शर्मा क्लासेस में। आज अपन लेक्चर 3 पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का। इससे पहले मैं 2 लेक्चर स्टैटिस्टिक्स के डाल चुका हूं। अभी तक आपने उन 2 लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पहले 2 लेक्चर देख लीजिए ताकि इस लेक्चर में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो पहले आप 2 लेक्चर देख लीजिए ताकि इस लेक्चर को पढ़ने में आपको बड़ी आसानी होगी। तो आज अपन पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी में अपन जो पढ़ चुके हैं वो पहले वाले लेक्चर में अपन ने डेफिनेशंस पढ़ ली थी। जो स्टैटिकल एवरेज हुआ करते थे उनके टाइप अपन ने बता दिए थे, उनके नाम बता दिए थे टाइप्स के। उसके बाद मैंने मैथमेटिकल एवरेज बताया था, पोजिशनल एवरेज बताया था, बिजनेस और व्यापारिक जिन्हें बोला जाते थे कॉमर्शियल एवरेज वो भी बता दिया था। मैथमेटिकल में 4 एवरेज थे, AM था, GM था, HM था और QM था। इसके बाद पोजीशन एवरेज में 2 हुआ करते थे, मॉड और मीडियन, और व्यापारिक में मूविंग थे, प्रोग्रेसिव थे और कंपोजिट एवरेज थे। इसके बाद मैंने बताया था आपको कुछ ऑब्जेक्ट बताए थे, फंक्शंस बताए थे। ऑब्जेक्ट और फंक्शंस होने के बाद आइडियल जो एवरेज हुआ करते थे उसके करैक्टरिस्टिक्स भी बता दिए थे। अब जो बात चल रही थी समांतर माध्य को लेके चल रही थी। समांतर माध्य में भी मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। इसको निकालने के 3 मेथड हुआ करते थे। डायरेक्ट मेथड हुआ करता था, शॉर्टकट मेथड हुआ करता है, अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं जिसको, और स्टेप डेविएशन मेथड। इनके बारे में मैं पिछली वाली क्लास में बता चुका हूँ। स्टेप डेविएशन मेथड जो कंटिन्यूस सीरीज में ही लगा करता है। अब बात करते हैं समांतर माध्य की कुछ बीजगणितीय विशेषताओं के बारे में। समांतर माध्य की बीजगणितीय विशेषताओं के बारे में मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले इनके बारे में बता देता हूं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन बन सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी, वो है विभिन्न मदों के मूल्यों का समांतर माध्य से, विभिन्न मदों का मूल्य समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के योग के शून्य होता है। यानी आप ये बताइएगा कि ये विचलन क्या होते हैं। पहले तो इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, भाई विचलन होता क्या है। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। एग्जांपल लिया मैंने, सीरियल नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 और x की वैल्यूज ले ली 3 5 2 4 6 और इनका योग कर दिया मैंने 20। और मैंने इससे क्या निकाल लिया, अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। अर्थमेटिक मीन कितना आया आपका, अर्थमेटिक मीन आया आपका 4। कितना है, 4। अब अर्थमेटिक मीन आने के बाद आप डेविएशन टेकन किससे कर रहे हो, अर्थमेटिक मीन से। यानी डेविएशन निकालोगे x माइनस एक्स बार। जो x की वैल्यूज है उसमें से आप अर्थमेटिक मीन अगर घटाते जाते हो तो डेविएशन निकलती जाएगी। देखिए यहाँ पे x की वैल्यूज है, ये x की वैल्यूज ये है, और डेविएशन कैसे निकालोगे, जो x की वैल्यूज है उसमें से आप जो ये आंसर आया ना एवरेज अर्थमेटिक मीन, इसको घटाते जाओ तो आपके पास ये डेविएशन आते जाएंगे। अब डेविएशन निकलते जा रहे हैं, देखिए 3 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। 5 माइनस 4 करोगे 1 आएगा। 2 माइनस 4 करोगे माइनस का 2। 4 माइनस 4 करोगे 0 और 6 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा 2। और जब इनका टोटल कर देते हो तो टेकन कर रहे हो आप अर्थमेटिक मीन से, तो टोटल कितना आ रहा है 0। सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा आपको। तो एक बार मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ। सम ऑफ deviation is 0 when the deviation is taken from arithmetic mean। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है और इसका आप ध्यान में रखिएगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन अर्थमेटिक मीन की। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी है, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग अन्य किसी मूल्य के लिए गए विचलनों के वर्गों के योग से कम होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन इज टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। यानी जो आप अर्थमेटिक मीन से जो डेविएशंस निकल के आती है उन डेविएशंस का क्या कर देते हो आप, स्क्वायर कर दिया करते हो। और स्क्वायर करने के बाद वो क्या आएगी, जो अदर्स जो एवरेज होते हैं ना उन एवरेजेस के मुकाबले अर्थमेटिक मीन का जो एवरेज का अगर आप स्क्वायर कर देते हो डेविएशंस का, वो क्या आता है, मिनिमम आता है। क्या आता है, मिनिमम आता है। तो अब इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, मैंने वही पहले वाला ही एग्जाम्पल को उठाया और यहाँ पर एवरेज निकाल लिया। कितना आ गया, 4 आने के बाद मैंने देखा कि डेविएशंस निकाला। इसको डेविएशंस बोला जाता है, विचलन बोले जाते हैं। ये विचलन आ गए थे और इन विचलनों का योग क्या आया, 0। अब इनमें क्या करता हूँ, इनके डेविएशंस का क्या करता हूँ मैं, स्क्वायर करता हूँ। स्क्वायर करने के बाद देखिए आप क्या क्या आ रहे हैं, 1 आया,
देखिए 1 का स्क्वायर कितना आया, ये माइनस का 1 था, इसका स्क्वायर किया 1 आ गया, फिर 1 था, 1 का स्क्वायर 1, -2 के स्क्वायर का 4 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 1 का फिर 1 आ जाएगा। अब मैंने इस डेविएशन के स्क्वायर का क्या कर लिया, टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद ये क्या होता है, अदर जो मीन होते हैं ना उनसे ये मिनिमम आता है। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर क्या होता है, मिनिमम आता है। तो ये भी आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये बात भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। यानी सम ऑफ डेविएशन स्क्वायर ऑफ डेविएशन इज मिनिमम व्हेन द डेविएशन इज टेकन फ्रॉम AM। तो ये आप फॉर्मूले इसको को ध्यान में रखिएगा, इस प्रॉपर्टी को, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं आगे अपन बात करते हैं थर्ड बात करते हैं एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी की। तो थर्ड बोलती है समांतर माध्य में प्रमाप विभ्रम अन्य माध्य की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। यानी जो स्टैंडर्ड एरर क्या होती है समांतर माध्य की, अर्थमेटिक मीन की, वो बहुत कम हुआ करती है अन्य एवरेजेस के मुकाबले। तो ये जो स्टैंडर्ड एरर वगैरह जो बात होगी वो मैं आगे आपको समझाऊंगा आने वाले चैप्टर्स में। तो अब अभी इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा। अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी क्या बोलती है, दो श्रेणियों के यानी दो सीरीज रहेगी, उनके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज के सभी योग व अंतरों के समांतर माध्य का योग अथवा अंतर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बराबर कैसे होते हैं, वो अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ आपको। हर का एग्जाम्पल दिया हुआ है और बड़ी आसानी से मैंने व्यक्त करने का प्रयास किया है ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए एग्जाम्पल मैंने क्या ले ली, दो सीरीज ले ली x और y, ठीक है। x और y सीरीज मैंने ले ली और इनका टोटल कर लिया, 20 आया और 40 आया, 20 और 40। फिर मैंने इनका क्या निकाला, अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला, 20 डिवाइडेड बाई क्या कर दिया मैंने 5, तो क्या आ गया अर्थमेटिक मीन 4, क्या आ गया 4। इसी तरह 8 कैसे आया, 8 भी ऐसे ही आया है कि 40 डिवाइडेड बाई क्या कर दिया मैंने 5 कर दिया, तो क्या निकल के आ गया, ये 8 वैल्यू निकल के आ गई। इस तरह से ये 8 आ गया था, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया कि ये 4 और 8 जो आया ना, अब मैंने क्या किया, इन दोनों सीरीज़ का टोटल ले लिया, क्या ले लिया, टोटल ले लिया। पहले आ गया 13, फिर आ गया 5 और 15 को टोटल किया 20 आ गया, 2 और 5 को जोड़ा 7 आ गया, 4 और 6 को जोड़ा और 10 आ गया। ऐसे करके ये 10 होके ये क्या हो गया, 60 हो गया। जब मैंने इनका टोटल किया और इनका मीन निकाला तो वो निकल के आया 12 है। कितना निकल के आया, 12 है। क्या ये इनके बराबर है 4 + 8 के, हाँ सर ये 4 + 8 के भी बराबर है। तो ये यही बात बताना चाह रहा है कि इनका अंतर इनके योग के बराबर होता है, ठीक है ना। यही बात कराना चाह रहा था। और ये डिफरेंसेस में आप माइनस का आप खुद देख सकते हो कि ये माइनस की वैल्यूज़ थी। और जैसे इसका अर्थमेटिक मीन निकाला, -20 डिवाइडेड बाई 5 किया तो माइनस का 4 आ रहा था। वैसे माइनस में आता नहीं अर्थमेटिक मीन, मैंने ये एग्जांपल आपको समझाने हेतु बना दिया है। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये प्रॉपर्टी भी। अब आगे चलते हैं अपन, इस प्रॉपर्टीज़ को लिख लीजिएगा। दो श्रेणियों की क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ के सभी योग व अंतरों के समांतर माध्यों का योग अथवा अंतर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। फिफ्थ प्रॉपर्टी एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी क्या बोलती है, यदि x बार यानी अर्थमेटिक मीन, n नंबर ऑफ आइटम्स व सम ऑफ x में कोई भी दो माप अगर आपको दिया हुआ हो तो तीसरा माप आप इसके आसानी से ज्ञात कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास x बार दिया हुआ है या n दिया हुआ है तो आपको सम ऑफ x निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपको क्या दे दे, कोई n दे दिया या सम ऑफ x दे दिया तो x बार निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी आसान है, आपको समझ में आ गई होगी ये भी। इसके बाद बात करते हैं अपन 6 नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में। 6 नंबर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है वो भी देख लीजिए आप। 6 नंबर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, समांतर माध्य उद्गम में परिवर्तन तथा पैमाने में परिवर्तन से परिवर्तित होता है। यानी इफ चेंज ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन एंड ड्यू टू चेंज इन स्केल, इन दोनों में परिवर्तन से क्या होता है, जो समांतर माध्य की जो वैल्यूज होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी अर्थमेटिक मीन क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है। अब ये चेंज यानी ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। ओरिजिन का मतलब होता है सभी आइटम्स में कुछ प्लस करना या फिर माइनस करना, ये होता है ओरिजिन। और स्केल का मतलब होता है या तो मल्टीप्लाई करना या डिवाइड देना सभी आइटम्स में। ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार ओरिजिन और चेंज इन स्केल के बारे में, कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे चेंज होता है, अर्थमेटिक मीन में कैसे चेंज होता है,
वो देखिए, मैंने एग्जांपल लिया, सीरियल नंबर दे दिए, वही एग्जांपल है। चेंज इन ओरिजिन कैसे हो रहा है, मैंने क्या कर लिया, सबसे पहले क्या किया, मैंने निकाल लिया कि भाई यहाँ पे अर्थमेटिक मीन आ गया 4। क्या आ गया 4। अब मैंने चेंज किया ओरिजिन में, एक्स की वैल्यूज ओरिजिन का मतलब कुछ प्लस करना, मैंने इसमें 2 प्लस कर दिया, तो 3 + 2 5 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। जब मैंने इनका टोटल किया तो क्या आया 30 आने के बाद मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला, 5 का डिवाइड देके कितना आया 6। अब देखिए पहले 4 आ रहा था, अब कितना आ रहा है 6। क्या ये 2 2 2 2 सब में जुड़ रहा था, यानी ये इस 4 में भी आप जोड़ दो 2 तो क्या 6 बन जाता है, यानी चेंज इन ओरिजिन से भी क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। अब स्केल से क्या, स्केल में मैंने क्या किया, यहाँ पर स्केल में क्या किया, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, सभी वैल्यूज़ को क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 6, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 2 से 4 8 और 12 है, ऐसे करके ये 40 आ गया। अब 40 डिवाइडेड बाई क्या करोगे 5, तो कितना आ जाएगा आपका 8, ये 8 आ गया। अब ये 8 आने के बाद क्या कर रहे हो, ये 8 आया, तो पहले वाला जो अर्थमेटिक मीन था वो 4 था, अब क्या हो गया 8। क्या मैं 4 × 2 करने से क्या हो गया अपना 8 हो रहा है, हाँ सर, तो मतलब ये चेंज इन स्केल भी हो रहा है। दोनों समझ में आगे होंगे आपको, चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल का मतलब। इसके बाद 7th नंबर की प्रॉपर्टी देखिए, 2 या 2 से अधिक भागों के समांतर माध्य व उसकी संख्याएं दी हुई हो तो सामूहिक समांतर माध्य भी आप निकाल सकते हो। सामूहिक समांतर माध्य अभी आगे आने वाला है, तो इसके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। अब सामूहिक समांतर माध्य क्या होता है उनके बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। इसे बोलते हैं कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिएगा आप। देखिए x 1 2 थ्रू n तक चला जाता है, x बार 1 इंटू n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस सो ऑन चलता रहता है। इसमें प्लस कर देते हैं डिवाइड में n1 प्लस n2 n प्लस सो n तक चलता रहता है ये। अब इसका एक एग्जांपल लिया है वो देख लीजिएगा आप। एग्जांपल लिया मैंने अर्थमेटिक मीन कंबाइंड एवरेज का, बॉयज़ ले ली गर्ल्स ले ली। गर्ल्स का क्या दे रखा है, नंबर दे रखा है 50 बॉयज़ है, 30 लड़कीज़ है, 30 गर्ल्स है। ऐसे ही एक्स बार दे रखा है, अर्थमेटिक मीन दे रखा है इनका 25 और 20। तो इसे कैसे कैलकुलेट किया वो देख लीजिए आप। कैलकुलेट कैसे किया, आपके पास आ गया क्या n1, ये फॉर्मूला लगाया और मैंने क्या किया x बार 1 को n1 से मल्टीप्लाई कर दिया, x बार 2 को n2 से, और इन n का टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद आया कितना 1850, ये टोटल हो गया और डिवाइडेड बाई क्या कर दिया आपने 80 कर दिया। 80 से डिवाइड करने के बाद अपना जो कंबाइंड एवरेज आया वो आ गया 23.125। ओके, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये आपका कंबाइंड एवरेज हो गया है। कंबाइंड एवरेज के बाद बात करते हैं अपन भारित समांतर माध्य। भारित समांतर माध्य होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझना आपको बड़ा आसान लगेगा। देखिए अर्थमेटिक मीन में क्या हुआ करते थे, जो जितनी भी वैल्यूज़ हुआ करती थी अर्थमेटिक मीन में, ये जितनी भी वैल्यूज़ हुआ करती थी इनको क्या दिया जाता था, समान महत्व दिया जाता था, समान इम्पोर्टेंस दिया जाता था। अब क्या हो जाता है, कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती है जिनको क्या नहीं दिया जाता है, समान इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। कुछ वैल्यूज़ का भार बहुत ज़्यादा होता है, कुछ वैल्यूज़ का भार कम होता है, वो उनके गुणों के हिसाब से होता है। मैं आपको बताऊँगा कैसे, आगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अब देखिए भारित समांतर माध्य, सरल समांतर माध्य में क्या हुआ था, श्रेणी के सभी मूल्यों को क्या दे देते थे अपन, समान महत्व दे देते थे, जबकि कुछ मूल्यों का महत्व क्या होता है, अलग अलग होता है। समान महत्व के दोष को दूर करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, भारित समांतर माध्य। इसका उपयोग तभी किया जाएगा जब प्रत्येक मूल्य को समान महत्व ना दिया गया हो, प्रत्येक मूल्य का समान महत्व या इंपॉर्टेंस नहीं दी गई हो, वहीं पे क्या लगता है, भारित समांतर माध्य लगता है। यूज इफ सेम इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन टू ईच आइटम, तभी अपन क्या लगाते हैं, भारित समांतर माध्य लगाते हैं। भारित समांतर माध्य देखिए मैंने निकालना बताया है, कैसे निकालते हैं भारित समांतर माध्य वो भी देख लो। भारित समांतर माध्य निकालने के लिए एक तो सिंपल अर्थमेटिक मीन से बताया मैंने, वेटेड एवरेज मीन, यानी ये भारित समांतर माध्य है, ये सिंपल अर्थमेटिक मीन है। भारित समांतर माध्य के लिए क्या लगा लेते हो आप, वेट ले लेते हो। मैंने क्या ले ली, एक कैटेगरी ली, प्रिंसिपल लिया,
हाँ सर, प्रिंसिपल ले लिया आपने। प्रिंसिपल के बाद मैंने रीडर्स ले लिए, सीनियर लेक्चर्स ले लिए और लेक्चर्स ले लिए और पार्ट टाइम लेक्चर्स ले लिए। अब मैंने क्या लगा ली, इनकी सैलरी ले ली पर मंथ के हिसाब से। प्रिंसिपल की जो सैलरी थी वो 20,000 थी, रीडर्स की सैलरी कितनी थी 14,000, सीनियर लेक्चर्स की 10,000 की सैलरी थी और लेक्चर्स की 9,000 की सैलरी थी। पार्ट टाइम जो लेक्चर्स हुआ करते थे उनकी पर मंथ सैलरी थी 6,000। इस प्रकार से मैंने क्या दे दिया, जो प्रिंसिपल इनको वेट दे दिया भाई, सबको अलग अलग इम्पोर्टेंस है, सबकी अलग अलग जगह। तो प्रिंसिपल को मैंने वेट दे दिया 2 का, रीडर्स को दे दिया 5 का, सीनियर लेक्चर्स को दे दिया 10 का, लेक्चर्स को 15 का और पार्ट टाइम वाले को 8 का। सही, सबकी क्या होती है, अलग अलग वेट दे दिया, इंपॉर्टेंस के हिसाब से इनको क्या दे दिया, वेट दे दिया। वेट देने के बाद मैंने क्या कर लिया, वेट से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स को, वेट से मल्टीप्लाई क्या कर दिया, एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वेट आ जाता है। और मैंने ये वेट का क्या निकाल लिया, सबका अलग अलग, इसका 40,000 का 70,000, इसका 1,000 1 लाख है, इसका 1,35,000 और 48,000 इनका टोटल आ गया। अब इसके बाद मैं चर्चा करता हूँ आगे। जब मैंने ये वेट निकाल लिया तो सिंपल में तो क्या हो जाता है, सम ऑफ एक्स अपॉन एन। सिंपल का देखिए सम कितना आ रहा था, सम कितना आ रहा है आपका 59,000 का आ रहा था सिंपल का। ठीक है, 59,000 में क्या दे दिया आपने, 5 का डिवाइड देने के बाद कितना आया आपके पास, 5 का डिवाइड देने के बाद कितना आया 11,800। ऐसे ही वेटेड एवरेज मीन में क्या किया, सम ऑफ एक्स डब्ल्यू अपॉन सम ऑफ एफ, यानी वेट सम ऑफ डब्ल्यू, यानी कि वेट का टोटल है और ऊपर इनका गुणनफल है एक्स और डब्ल्यू का। तो गुणनफलों का योग कितना आया था 3,93,000 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो ये वेट आ जाता है। ये इनका मैंने आपको आसानी से डिफरेंस बता दिया है। और जो वेटेड एवरेज के मेथड होते हैं वो कितने हुआ करते हैं, 2 हुआ करते हैं। ठीक है, एक तो हुआ करता है डायरेक्ट मेथड, एक हुआ करता है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है सम ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन सम ऑफ डब्ल्यू, और शॉर्टकट मेथड का है ए प्लस सम ऑफ डब्ल्यू डी एक्स अपॉन सम ऑफ डब्ल्यू। और इनके जो बता रखे हैं कि एक्स डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, बाहरी समांतर माध्य, सम ऑफ डब्ल्यू यानी भारों का योग, और सम ऑफ डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू का मतलब भारों में मूल्य के गुणनफलों का योग। इसी तरह शॉर्टकट मेथड में मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। हालांकि इनसे एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है इससे बाहरी समांतर माध्य को लेके, तो ये इम्पोर्टेंट भी है, आ भी सकता है एग्जाम में, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। अब बात करते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की। मेरिट्स की बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की, इजी कैलकुलेशन। सबसे पहले बात करते हैं इजी कैलकुलेशन। इजी कैलकुलेशन कैसे भाई, समांतर माध्य को सोल्व करने में बड़ी आसानी होती है, बहुत आसान है, सीधा सा सिंपल सा दिया हुआ होता है, उनका टोटल करके डिवाइड दे देते हैं नंबर ऑफ आइटम्स का, तो इजी कैलकुलेशन है। बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़, बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज़ का मतलब कैसे, ऑल वैल्यूज़ को लेते हैं ना अपन, देखिए यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को ले रहे हैं अपन, एग्जाम्पल लिए हैं तो ये सारी वैल्यूज़ को ले रहे हैं अपन, सारी वैल्यूज़ को लेके ही अपन क्या निकालते हैं, समांतर माध्य निकालते हैं। यानी ये किसी वैल्यूज़ को छोड़ता नहीं है, तो इससे क्या मिलता है अपने को, सभी वैल्यूज़ का उपयोग करते हैं ताकि रिजल्ट अच्छा आए। ये भी इसका एक मेरिट है। क्या इसका एक मेरिट है। अब आगे देखो, आगे बात करते हैं अपन इसके मेरिट्स के में। स्टेबिलिटी, स्थिरता रहती है। स्थिरता कैसे, मैं अगर सैंपल को कुछ बढ़ा दूं या कम कर दूं तो भी अपना जो रिजल्ट रहता है ना इसका स्थिर रहता है, उसके आसपास ही रहता है। एग्जैक्ट फिगर निश्चित संख्या रहेगी। निश्चित संख्या मतलब, निश्चित संख्या का मतलब आपका जो मतलब एब्सोल्यूट मेजर आएगा रिलेटिव मेजर के अपेक्षा, यानी आपको सापेक्ष संख्या में आपको रिजल्ट नहीं बताएगा, ये किस में बताएगा, एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष संख्या बताएगा आपको। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी। जो आपका समांतर माध्य निकलता है उसमें टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी भी पाई जाती है। टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी कैसे, टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी ऐसे कि इसमें एक चार्लियर परीक्षण होता है, चार्लियर का एक शुद्धता परीक्षण होता है, चार्लियर एक्यूरेसी टेस्ट, उससे अपन इससे की जांच भी कर सकते हैं। और अन्य जो एवरेजेज होते हैं उनकी जांच नहीं होती है। एक होती है एल्जेब्रिक यूज ऑफ पॉसिबल होता है, इसमें बीजगणितीय प्रयोग में भी संभव होते, क्रमबद्ध समीकरण की आवश्यकता नहीं है। भाई जो वैल्यूज होती है, यानी सीरीज को आप असेंडिंग में रख लो, डिसेंडिंग में रख लो, या किसी भी ऑर्डर में डाल दो, तब भी आपका जो वो सेम आता है। अरिथमेटिक मीन क्या आता है, सेम आता है। ये जो वैल्यू आती है ना वो सेम आती है, चाहे आप असेंडिंग रखो, डिसेंडिंग रखो सैंपल को, सीरीज को,
तो भी ये सेम आएगी। ये इसमें बताया क्रमबद्ध और समीकरण की क्या कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं अपन इसके डीमेरिट्स की। अब इसके डीमेरिट्स क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। डीमेरिट्स देखिए, समांतर माध्य की कुछ दोष भी है। तो पहला क्या होता है, चरम मूल्यों से प्रभावित। चरम मूल्यों का मतलब मैं ऐसे बात करूँ कि 3 विद्यार्थी है, 3 विद्यार्थी, किसी के 10 नंबर आ रहे हैं, किसी के 50 आ रहे हैं और किसी के आ रहे हैं 150 नंबर, यानी 150 नंबर आ रहे हैं। तो ये जो नंबर्स आए ना, और जब इनका समांतर माध्य निकालते हैं वो बहुत हाई आता है। जो 10 वाला आ रहा है उसको भी वो एवरेज में लेके क्या बता रहा है, ज़्यादा बता रहा है। तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज से क्या होता है, प्रभावित होता है। मान लीजिए वैल्यूज ये थी कि 10 के आसपास थी तो चलो चलता है, किसी की 10 है, किसी की 50 है, किसी की 150 है, यानी 150 है, तो ये अरिथमेटिक मीन क्या हो जाता है, चरम मूल्य से क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। ये समझ में आ रहा है आपको। फिक्टिशियस फिगर्स यानी काल्पनिक फिगर देता है। काल्पनिक फिगर का मतलब आपने क्या दे दिया कि अरिथमेटिक मीन के आपने क्या लगाई, इंडिविजुअल सीरीज से आपने क्या निकाला, अरिथमेटिक मीन निकाल लिया। इंडिविजुअल डिस्क्रीट कोई भी सीरीज हो उससे आपने अरिथमेटिक मीन निकाल लिया। अब वो सीरीज में जो आंसर आ रहा है अरिथमेटिक मीन, वो सीरीज में है ही नहीं, मतलब आपको फिक्टिशियस वैल्यू दे रहा है। जो रिजल्ट आ रहा है वो सीरीज में है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है, वो वैल्यूज में है ही नहीं, फिर भी आपको वो बता रहा है कि ये फिगर आपका अरिथमेटिक मीन है। क्या वो सही है, वो काल्पनिक मान दे रहा है भैया। ऑल वैल्यूज रिक्वायर्ड, और इसमें सभी वैल्यूज की आवश्यकता होती है। कोई वैल्यू मिस हो जाए, मान लीजिए सैंपल में 1 2 3 4 5 ये 5 वैल्यूज दी हुई थी, अब इसमें से 3 गायब है, तो क्या 3 गायब है तो क्या आपका सभी वैल्यूज है, नहीं, सभी वैल्यूज नहीं है तो आपका अरिथमेटिक मीन नहीं निकल पाएगा। एक होता है एरोनियस रिजल्ट, यानी भ्रमात्मक परिणाम देता है ये। भ्रमात्मक परिमाण कैसे, अब देखिए, एक ए कंपनी थी, बी कंपनी थी और सी कंपनी थी, ठीक है। इनके ये प्रॉफिट्स है, इनके क्या दिए हुए, ये प्रॉफिट्स 5000 6000 और 7000, इन सभी के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। हाँ सर, प्रॉफिट दिए हुए, और मैंने इनके प्रॉफिट्स के ए कंपनी का जो अरिथमेटिक मीन निकला, इनके प्रॉफिट का 6000 निकला, इसका भी 6000, बी का और सी का, सबका क्या निकल रहा है, अरिथमेटिक मीन 6000 निकल रहा है। लेकिन देखिए कंपनीज की पोजीशन बता रहा है, ए कंपनी जबकि ग्रोथ में जा रही है कि इसका पहले कितना था 5000, फिर 6000 हुआ, फिर 7000 हुआ, लेकिन अरिथमेटिक मीन क्या बता रहा है 6000। बी कंपनीज स्थिर है इसका प्रॉफिट, और सी कंपनीज का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कम होता जा रहा है। तो ये क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है, भ्रमात्मक परिणाम दे रहा है। यानी अरिथमेटिक मीन में क्या पाया जाती है, भ्रमात्मकता भी पाई जाती है। हास्यास्पद परिणाम, हास्यास्पद परिणाम कैसे भाई, एवरेज जैसे अपन बच्चों के क्या निकाल रहे हैं, एज के बारे में निकाल रहे हैं, एज का अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं, लेकिन वो एज ही पॉइंट्स में ले रहे हैं, 1.5 1.8, किसी की 1.6 आ रही है, तो ये क्या है, एक हास्यास्पद परिणाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, हास्यास्पद परिणाम दे देते हैं। ये हो गया आपके अरिथमेटिक मीन की ही डिसमेरिट्स हो गए हैं सारे, डिमेरिट्स हो गए हैं, डिसमेरिट्स क्या, डिमेरिट हो गए हैं। चरम मूल्य से प्रभावित काल्पनिक संख्या सभी मूल्यों को से ज्ञात होता है, ये भ्रमाणात्मक परिणाम दे देते हैं और हास्यास्पद परिणाम भी देते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन आगे। अब देखिए करेक्टिंग वैल्यूज़। अब करेक्टिंग वैल्यूज़ क्या हुआ करती है वो भी देख लो आप। करेक्टिंग वैल्यूज़ क्या होती है, सबसे पहले गलतियों में सुधार। गलतियों में सुधार कैसे किया जाता है, इसके लिए क्या है, पहले तो आप क्या ले लीजिए, सही सम ऑफ एक्स ले लीजिए, उसमें एन का डिवाइड दीजिए, तभी आपका क्या आ जाएगा, राइट अरिथमेटिक मीन आएगा। अब राइट अरिथमेटिक मीन का एक फॉर्मूला है, सही सम ऑफ एक्स का क्या है, फॉर्मूला है क्या, सही सम ऑफ एक्स के लिए रॉन्ग सम ऑफ एक्स, जो आपका रॉन्ग हुआ सम ऑफ एक्स वो ले लीजिए, उसमें से रॉन्ग आइटम को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, और करेक्ट आइटम को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो सम सही आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी सही आने के बाद उसमें n का डिवाइड दे दोगे तो आपकी अरिथमेटिक मीन भी क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, n दिया हुआ है, मान लीजिए 100 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज कितना है, 60 है। 100 स्टूडेंट है जिनका एवरेज है 60, बाद में पता चला कि एक स्टूडेंट का जो नंबर है वो 15 की जगह कितना पढ़ लिया, 25 पढ़ लिया। अपन ने कितना पढ़ लिया, 25 पढ़ लिया। n अपना 100 हो गया, x बार कितना हो गया, 60 हो गया ना, 60 दिया हुआ है। रॉन्ग आइटम कितना हुआ, 25 पढ़ लिया, यानी ये रॉन्ग आइटम हो गया 25, और करेक्ट आइटम यानी 15 था, वो लेना था। अब रॉन्ग सम ऑफ x कितना हो रहा है, 6000, यानी 100 मल्टीप्लाई बाई 60 कर दोगे तो रॉन्ग आइटम का सम आ जाएगा 6000। अब सही सम ऑफ x कैसे निकालोगे, 6000 था, इसमें से आपने रॉन्ग को क्या कर दिया, हटा दिया,
और सही वाले को क्या कर दिया, ऐड कर दिया 15 को। तो ये आ गया आपका सही सम ऑफ एक्स आ गया। सही सम ऑफ एक्स आने के बाद क्या करते हो आप, इसमें डिवाइड दे दोगे n का, इसमें क्या दे दोगे n का डिवाइड, तो 5990 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या आ जाएगा 59.90 आपका सही करेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ये था आपका करेक्टिंग वैल्यूज़ का। आपको आसानी से समझ में आ गया हो गया ये लेक्चर, मैंने क्या क्या बताया है आपको वो देख लीजिए एक बार फिर से। मैंने बताया समांतर माध्य की बीजगणितीय विशेषताएं, मैंने बताया कि समांतर माध्य से जो विचलन लिए जाते हैं उनके विचलनों का योग क्या होता है, शून्य होता है। फिर विचलन के जो स्क्वायर्स की जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है। दूसरा फिर मैंने बताया कि इसके प्रमाप विभ्रम यानी स्टैंडर्ड एरर बहुत कम होता है, और क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ के जो योग और अंतर होते हैं ना वो बराबर आते हैं इससे। और जो दो वैल्यूज़ दी हुई हो तो थर्ड वैल्यूज़ आप ज्ञात कर सकते हो, यानी एक्स एन व सम ऑफ एक्स में से कोई भी दो माप दिए हुए तो आप तीसरा माप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। समांतर माध्य उद्गम में परिवर्तन यानी स्केल और ओरिजिन दोनों से क्या होता है, ये चेंजेस होता है। फिर मैंने बताया कि समांतर माध्य में क्या होता है, कंबाइंड एवरेज भी निकाल सकते हैं इसके। फिर मैंने सामूहिक समांतर माध्य यानी कंबाइंड एवरेज निकालने के कुछ फॉर्मूला बताया और उससे निकालना भी बता दिया है आपको। फिर भारी समांतर माध्य के कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, कुछ वैल्यूज़ की, उन वैल्यूज़ को एक इंपॉर्टेंस के हिसाब से क्या दे दिया जाता है, वेट दे दिया जाता है, और उस वेट को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, वैल्यूज़ से। तो वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करने के बाद वेट और वैल्यूज़ का जो योगफल होता है उनसे अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड दे देते हैं सम ऑफ वेट का, तो अपना निकल के आ जाता है वेटेड एवरेज मीन। ये भी आपका हो गया वेटेड एवरेज मीन के बाद मैंने इसके दो मेथड बताए थे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड बता दिया आपको। फिर अपने मेरिट्स की बात कर रहे हैं कि भाई सरल होता है, सभी मूल्यों पर आधारित स्थिरता रहती है, ये एग्जैक्ट फिगर देता है, टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी बताता है। और डीमेरिट्स बता दिए मैंने, अफेक्टेड होता है ये एक्सट्रीम वैल्यू से, काल्पनिक हो जाता है, काल्पनिक कुछ ऐसे फिगर्स दे देता है, सभी मूल्यों को ज्ञात करना इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। और हास्यास्पद परिणाम कुछ पॉइंट्स में आ जाती हैं, कुछ एजेज कोई पॉइंट्स में डाल देता है। अब करेक्टिंग इनकरेक्ट वैल्यूज़ मैंने बता दिया, गलतियों में सुधार, और इसके साथ अपना आज का लेक्चर समाप्त होता है। आपने समय दिया वीएस क्लासेस में, बने रहिएगा वीएस क्लासेस में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे मैं लेक्चर डालते जा रहा हूँ, बनते जा रहे हैं लेक्चर, मैंने तैयार कर लिए सारे लेक्चर। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए, शुक्रिया समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।